Hello everyone. So in this lecture we will see the concept of the budget. So let's begin with it. First I will give you some facts, then I will move ahead with the real concepts. ठीक है. So write down some facts. क्या ये कोई टर्म जो है बजट ये कहीं मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, कहीं आपको देखने को मिलता है? द आंसर इज नो. कहीं भी ये टर्म बजट मेंशन नहीं है. मैं ये सारी चीज़ें सोर्सेज आपको जरूर देता हूँ हर लेक्चर के अंदर, क्योंकि आप डायरेक्ट क्वेश्चन इन्हीं चीज़ों पर आ रहे हैं. दे विल जैसे बजट लिख दिया एंड दे विल से द वर्ड बजट हैज़ बीन मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो आपको उस तरह से ट्रिक किया जाता है अब कि आप गलत आंसर टिक करो. सो यू हैव टू राइट ऑल दीज फैक्ट्स इन योर नोट्स. द टर्म बजट इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. द टर्म बजट इज नॉट मेंशन्ड in the constitution. In the constitution under article 112, under article 112 the constitution mentions what does constitution mentions? It mentions एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. सो जिसको हम बजट कहते हैं वो ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूशन में उसको कहा जाता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. दिस इज द अप्रोप्रिएट वर्ड विच इज गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द वर्ड बजट. सो बजट कहीं भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देखने को नहीं मिलेगा एज अ वर्ड. ठीक है. अंडर आर्टिकल 112 द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ओके. राइट. फैक्ट नंबर 2, द बजट इज पास बाय बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट. बजट को दोनों हाउस मिलकर के पास करते हैं. द बजट इज पास्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट. बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट. हाउएवर द डिमांड फॉर ग्रांट्स आर वोटेड ओनली इन लोक सभा. हाउएवर द डिमांड फॉर ग्रांट्स are voted only in Lok Sabha. And which article talks about it? Article is 113. Very important. Okay. The budget is passed by both the houses of the parliament. However, the demand for grants are voted in Lok Sabha only. ठीक है. So अभी कॉन्सेप्ट क्या है डिमांड ऑफ ग्रांट्स का ये मैं एक्सप्लेन करूँगा. अभी आगे चल करके कंप्लीटली समझेंगे इसको, लेकिन अभी के लिए सिर्फ एज अ वर्ड आपको याद रख लो, जो भी डिमांड ऑफ ग्रांट्स होती है दे आर वोटेड इन लोक सभा ओनली. ठीक है. मूविंग हेड विद थर्ड फैक्ट. इन द बजट द डिटेल्स ऑफ रिसीट एंड एक्सपेंडिचर आर प्रेजेंटेड फॉर 3 years. जब भी बजट आता है उसमें आपको रिसीट और एक्सपेंडिचर देखने को मिलेगा 3 साल का. द बजट द डिटेल्स ऑफ रिसीट. व्हाट इज रिसीट? इट इज बेसिकली एन एक्शन ऑफ रिसीविंग समथिंग. फॉर एग्जांपल मनी अर्नड, सो वी विल कॉल इट द रिसीट. ठीक है. इन द बजट द डिटेल्स ऑफ रिसीट एंड एक्सपेंडिचर आर प्रेजेंटेड फॉर हाउ मेनी ईयर्स? फॉर 3 years. ओके. एक उदाहरण के तौर पर अगर समझें हम इसको, सपोज देयर इज बजट फॉर 2024-25. द फाइनेंशियल साइकिल ऑफ बजट स्टार्ट्स फ्रॉम 1st April एंड एंड्स ऑन 31st March. दिस इज 1 फाइनेंशियल ईयर. इसको हम एक फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं. इट स्टार्ट्स ऑन 1st April एंड एंड्स ऑन 31st March. सो अगर हम बजट देख रहे हैं 2024-25 का, सो इसमें हम रेसिप्ट और एक्सपेंडिचर देखेंगे 3 साल का. कौन कौन साल होंगे वो? दिस बजट हैव डिटेल्स फॉर फ्यूचर ईयर. इसमें हम फ्यूचर ईयर की डिटेल्स भी देखेंगे, जिसको हम कहते हैं बजट ईयर. यहाँ पर आप 2023-24 कर लेना ताकि अच्छे से समझ में आ सके, क्योंकि अभी 24 का रिलीज़ नहीं हुआ है. ठीक है. फ्यूचर ईयर देखते हैं इसमें. सो अगर हम बजट देख रहे हैं 2023-24 का, सो इन दिस बजट वी हैव डिटेल्स फॉर फ्यूचर ईयर एज वेल. सो जो भविष्य में आने वाला साल है उसकी डिटेल्स भी होगी इसमें, जिसको हम बजट ईयर बोलेंगे. दैट इज़ 2024 एंड 25. इसमें हम एस्टिमेट्स देंगे बजट ईयर की जो आने वाला साल होगा, एंड दीज एस्टिमेट्स आर कॉल्ड एज बजट एस्टिमेट्स. इन एस्टिमेट्स को हम बोलते हैं बजट एस्टिमेट्स. ठीक है.
then we will see current year. This budget will also have the details for the current year, that is for 2023 and 24. So 2023-24 it presents two estimates. इसके अंदर आपको दो एस्टिमेट्स देखने को मिलेंगे. फर्स्ट बजट एस्टिमेट्स and revised estimates. This budget estimates, it tells what was wanted by the government on 1st of Feb 2023. And revised estimates, it tells that when September or October comes, whatever expenditures has happened and receipt is revised and government revises the estimates as well. सो मैंने आपको एक फैक्ट दिया, इन द बजट द डिटेल्स ऑफ रेसिट एंड एक्सपेंडिचर आर प्रेजेंटेड फॉर 3 ईयर्स. तो जब भी किसी साल का बजट आता है उसमें आपको 3 साल तक का रेसिट और एक्सपेंडिचर देखने को मिलेगा. सो मान लो अगर 2023-24 का बजट आया, ठीक है, जो कि रिलीज हुआ फर्स्ट ऑफ अप्रैल 2023 एंड इट एंड्स ऑन 31 मार्च 2024, ठीक है. तो 31 मार्च 2024 को एक फाइनेंशियल ईयर पूरा हो जाएगा इसका, ठीक है. तो इसके अंदर कौन कौन से 3 साल होंगे? एक तो फ्यूचर ईयर होगा जिसको हम बजट ईयर बोलेंगे 2024-25 का, इसमें बजट एस्टिमेट्स गिवन होंगे. फिर करंट ईयर होगा, करंट ईयर 2023 एंड 24 जिस बजट ईयर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है. सो इस करंट ईयर में दो तरह के एस्टिमेट्स होंगे, बजट एस्टिमेट्स वो एस्टिमेट जो 1 फरवरी 2023 में गवर्नमेंट ने रखे होंगे कि हमको इतना अनुमान है कि इतना खर्चा होने वाला है, ठीक है. फिर रिवाइज एस्टिमेट्स आते हैं अराउंड सितंबर एंड अक्टूबर कि गवर्नमेंट पैसा खर्च करना शुरू करती है. सो जब से ही, क्योंकि एक अनुमान ही तो है ना कि एक्सपेंडिचर हमारा इतना होने वाला है, गवर्नमेंट एक अनुमान लगाती है कि हमारा इतना एक्सपेंडिचर होने वाला है. तो कई बार उससे अधिक भी पैसा खर्च हो जाता है. सो सितंबर अक्टूबर आते आते जो एक्सपेंडिचर का जो गवर्नमेंट ने अनुमान लगाया था फिर उसको रिवाइज करना होता है क्योंकि खर्चे बढ़ जाते हैं बहुत सारी पॉलिसीज में या कहीं भी पैसा खर्च हो जाएगा. सो वो उनको हम रिवाइज एस्टिमेट्स बोलते हैं फिर कि दोबारा से रिवीजन किया जाता है एस्टिमेट्स का जो गवर्नमेंट के द्वारा दी गई होती है, ठीक. देन वी हैव थर्ड प्रीवियस ईयर, that is 2022 and 2023. These are known as actuals. उनका हम actuals बोलते हैं. It means how much money has spent by the government. It is denoted by the actuals. Actuals बात करते हैं कि हकीकत में कितना ही पैसा खर्च हुआ था इस साल में 2022-23 के अंदर, कितना एक्चुअली में पैसा खर्च हुआ है, ठीक है. सो जो थर्ड फैक्ट था, इन द बजट द डिटेल्स ऑफ रेसिट एंड एक्सपेंडिचर आर प्रेजेंटेड फॉर 3 ईयर्स. सो अगर बजट आ रहा है 2023-24 का, ठीक है, अगर हम 2023-24 का उदाहरण लेकर समझे तो एक तो उसमें बात होगी फ्यूचर ईयर की, ठीक है. बजट 2023-24 का आएगा, फ्यूचर ईयर की बात होगी जो होगा 2024 एंड 25, ठीक. फिर एक होगा करंट ईयर जिस साल का बजट है 23-24 और एक होगा प्रीवियस ईयर का बजट 22-23. ओके, नाउ मूविंग अहेड with the fourth fact. What is the fourth fact? The details of receipt and expenditure are presented under all 3 accounts. Write down the details of receipt and the detail of receipt and expenditure are presented under all the 3 accounts. What are those 3 accounts? Number 1, Consolidated Fund of India. Number 2, Contingency Fund of India. Number 3 is Public Account. जो डिटेल्स होंगी रेसिट और एक्सपेंडिचर की, वो तीनों जो अकाउंट्स हैं दे आर प्रेजेंटेड अंडर ऑल द 3 अकाउंट्स. कि इन तीनों अकाउंट्स में से रेसिट और एक्सपेंडिचर हुआ है. और तीनों अकाउंट कौन कौन से होते हैं? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया एंड पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया. सो करेंटली आपको सिर्फ इनके नाम याद रखने हैं. क्योंकि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया तो कि मैंने आपको हिंट दी थी लास्ट लेक्चर के अंदर, उसमें मैंने आपको बताया था कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया प्राइमरी वॉलेट की तरह काम करता है भारत सरकार के लिए. वो एक वॉलेट की तरह है जिसमें गवर्नमेंट पैसा विड्रॉ करती है. सो कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया और पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, इन सबको हम अपकमिंग लेक्चर्स में कंप्लीट डिटेल्स के साथ पढ़ेंगे कि होते कैसे हैं, कैसे फंक्शन करते हैं और क्या क्या इसमें प्रोविजन होती है. ओके, सो अभी आपको सिर्फ ये नाम याद रखना है, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, ठीक है. मूविंग अहेड द 5th पॉइंट. इफ द बजट इज नॉट पास्ड, अगर बजट पास ही ना हो तो क्या होगा? देन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नीड्स टू रिजाइन एज इट इम्प्लाइज दैट गवर्नमेंट डज नॉट हैव द कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस. अगर वो बजट नहीं पास कर पाई कोई भी गवर्नमेंट, तो ये इंप्लाई करता है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनको रिजाइन करना होगा क्योंकि गवर्नमेंट डज नॉट हैव द कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस. सो राइट डाउन, if the budget is not passed, then the council of ministers needs to resign as it implies that government does not have the confidence of the house.
ठीक है. So these are the facts which I have given you regarding the budget. So now we will see what is the budget. Actual concepts में टाइम करते हैं. What is budget? हम budget किसे कहेंगे? What is a budget? So basically अगर simple word में समझे, budget is a statement. It is a statement. किस चीज़ का statement? A statement of estimated. This word is very important. Estimated. In Hindi, we will say अनुमानित. A statement of estimated receipt and expenditure prepared for some duration. Prepared for some duration. Basically, for one financial year. That is 31st of March to 1st of April. Okay, so basically the budget is a statement of estimated, अनुमानित, कुछ तय नहीं कर सकते आप इसमें. It's basically estimate, estimated receipt and expenditure prepared for some duration. So गवर्नमेंट estimation देती है कि हमारा इतना खर्चा होने वाला है, इतना रेवेन्यू आएगा, इतना हम एक्सपेंडिचर करेंगे. So एक estimate देती है गवर्नमेंट पार्लियामेंट के सामने. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया will give the estimates of receipt and expenditure for some duration. उसको हम बजट बोलते हैं. Okay, so moving ahead, article 112. हमने बात की थी आर्टिकल 112 की सबसे फर्स्ट फैक्ट के अंदर, जहाँ मैंने कहा था अंडर आर्टिकल 112 द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. सो आर्टिकल 112 कहता क्या है? कुछ प्रोविजंस को हम डिस्कशन कर लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है. सो आर्टिकल 112 टॉक्स अबाउट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ठीक, इट हैज़ अ क्लॉज. आर्टिकल 112 क्लॉज 1. आर्टिकल 112 क्लॉज 1 की भाषा क्या है? वो कहता है कि द प्रेसिडेंट शाल इन रेस्पेक्ट ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर, द प्रेसिडेंट शाल इन रेस्पेक्ट ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर कॉज टू लेड बिफोर बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट a statement of the estimated receipt and expenditure of the government of India for that year referred to as the annual financial statement. ठीक है, जैसे ही आप अपने फोन में कहीं भी खोल लेना आर्टिकल 112 क्लॉज 1, जैसे आप पढ़ोगे द प्रेसिडेंट शाल इन रेस्पेक्ट ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर caused to be laid before both the houses of parliament a statement of the estimated receipt and expenditure of the government of India for that year referred to as the annual financial statement. So आपको पूरा लगभग जो क्लोज बना है समझ में आ जाएगा आसान भाषा में, लेकिन एक जो बीच में कुछ वर्ड्स आते हैं कोस्ट टू लेड. अब कोस्ट टू लेड का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, ये आपको समझना है. कोस्ट टू लेड, कोस्ट टू लेड का मतलब क्या होगा यहाँ पर, आप इसको बार बार रीड करना एंड समझने की कोशिश करना. सो प्रेसिडेंट इज कोस्ट टू बी लेड बिफोर बोथ द हाउसेस. कोस्ट टू बी लेड का मतलब ये होता है यहाँ पर कि एज द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, जो प्रेसिडेंट है इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, सो इट इज हिज रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है बीइंग हेड ऑफ द गवर्नमेंट टू मेक श्योर दैट बजट इज बीइंग प्रेजेंटेड एवरी ईयर बाय द गवर्नमेंट इन द पार्लियामेंट. सो कोस्ट टू बी लेड का मतलब यहाँ पर ये है कि प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी है बीइंग हेड ऑफ द गवर्नमेंट कि हर साल बजट इज बीइंग प्रेजेंटेड एवरी ईयर बाय द गवर्नमेंट इन पार्लियामेंट, कि हर साल पार्लियामेंट के अंदर गवर्नमेंट आकर के बजट को पेश करे. सो आर्टिकल 112 क्लॉज 1 जो है प्रेसिडेंट को ये ड्यूटी देता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है कि प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी है बीइंग हेड ऑफ द गवर्नमेंट कि वो हर साल ये मेक श्योर करे कि जो बजट है वो हर साल प्रेजेंट किया जाए पार्लियामेंट में गवर्नमेंट के द्वारा. अब इसमें ये मेंशन नहीं है कि प्रेसिडेंट खुद करेंगे इस काम को. इट डजंट मीन दैट ही हिमसेल्फ विल गो एंड प्रेजेंट द बिल. नो, ऐसा कहीं नहीं है लिखा इसमें कि वो खुद से जाकर के बजट को जो है पेश करेंगे. लेकिन हाँ, उसमें ये लिखा है कि जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रेसिडेंट की कि वो देखे कि हर साल जो बजट है वो प्रेजेंट हो रहा हो पार्लियामेंट के अंदर. अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो किसी से भी कराए, जैसे कि आपने देखा होगा फाइनेंस मिनिस्टर विल डू दिस वर्क. सो क्लॉज 1 की जो भाषा है कोस्ट टू बी लेड, इसका ये मतलब होगा. नाउ व्हेन यू विल सी क्लॉज 2 आर्टिकल 112 क्लॉज नंबर 2, मैं पढ़ देता हूँ लेकिन आप अपने फोन में या कहीं खोल लेना इसको ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए. द एस्टिमेट्स ऑफ एक्सपेंडिचर, द एस्टिमेट्स ऑफ एक्सपेंडिचर एम्बोडीड इन द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट शाल शो सेपरेटली. इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ? द एस्टिमेट्स ऑफ एक्सपेंडिचर एम्बॉडीड इन द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल शो सेपरेटली. इसका मतलब होता है कि गवर्नमेंट नीड्स टू क्लियरली टेल व्हाट विल बी द एक्सपेंडिचर इन रेवेन्यू अकाउंट एंड व्हाट इन द कैपिटल अकाउंट. ये क्लियरली गवर्नमेंट को मेंशन करना है जब भी बजट को प्रेजेंट करेगी गवर्नमेंट. सो ये क्लियरली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को पता होना चाहिए कि क्या गवर्नमेंट नीड्स टू क्लियरली टेल कि क्या
एक्सपेंडिचर वो रेवेन्यू अकाउंट विल बी द एक्सपेंडिचर इन रेवेन्यू अकाउंट, कि क्या इसमें खर्चा रेवेन्यू अकाउंट से रिलेटेड है एंड क्या खर्चा दैट एक्सपेंडिचर इज इन कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब कैपिटल अकाउंट मतलब इट्स बेसिकली फॉर लॉन्ग टर्म एसेट रिक्वायरमेंट, कैपिटल अकाउंट इज फॉर लॉन्ग टर्म। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो रेलवेज की डेवलपमेंट करना, ठीक है, या हाईवेज को बनाना, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करना, एयरपोर्ट बनाना, ठीक है, ये सब लॉन्ग टर्म विजन्स होते हैं। सो गवर्नमेंट को क्लियरली मेंशन करना है कि इतना पैसा जो है जो कैपिटल से रिलेटेड है वो कितना पैसा खर्च करने वाले हैं, ठीक है, ये क्लियरली मेंशन होना चाहिए। ऑल ऑफ इट इज शोन बाय द गवर्नमेंट इन कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ये सब जो है गवर्नमेंट कैपिटल अकाउंट में दिखाती है। एंड रेवेन्यू अकाउंट इट इज़ फॉर शॉर्ट टर्म नीड, फॉर शॉर्ट टर्म नीड, दैट इज बेसिकली गवर्नमेंट डील्स विद डे टू डे एक्सपेंसेस विद रेवेन्यू अकाउंट। डे टू डे एक्सपेंसेस में क्या आता है, फॉर एग्जाम्पल सब्सिडीज टू फार्मर्स एक्सेट्रा। सो आर्टिकल 112 क्लोज टू क्लियरली कहता है गवर्नमेंट को, ये निर्देश करता है कि जब भी आप एक्सपेंडिचर की बात करोगे तो आपको क्लियरली मेंशन करना है कैपिटल अकाउंट से होने वाला एक्सपेंडिचर कितना होगा, उसको सेपरेटली बताना है, एंड रेवेन्यू अकाउंट से होने वाला एक्सपेंडिचर कितना होगा वो आपको सेपरेटली बताना है, आपको कंफ्यूज नहीं करना है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को। तो देयर शुड बी अ क्लियर डिवीजन फॉर दैट, ओके। देन आर्टिकल 112 क्लोज 2 हैज मोर सब क्लोज, दैट इज सब क्लोज ए, the sum required to meet expenditure described as expenditure charged upon the consolidated fund of India, charged upon consolidated fund of India. So ये and you also write the sum required to meet other expenditure proposed to be made from consolidated fund of India. ओके, सो आर्टिकल 112 क्लोज 2 सब क्लोज ए बी क्या कहते हैं, ए बी ये कहते हैं कि जब आप एक्सपेंडिचर को मतलब बताओगे बजट में खर्चों के बारे में बताओगे, उस वक्त आपको ये भी क्लियरली बताना है कि कितना अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इज चार्ज अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड कितना अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इज मेड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। सो चार्ज अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इसका मतलब क्या होगा, दैट इज चार्ज अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। चार्ज का मतलब होता है जैसे कि पहली बात है कि जो भी इसके अंडर आ गया चार्ज, दैट इज इफ एन एक्सपेंडिचर इज चार्ज अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, अगर कोई भी एक्सपेंडिचर चार्ज किया जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे, वो बन जाता है नॉन वोटेबल पार्ट, ठीक है, पार्लियामेंट उस पर वोट नहीं करा सकती है, फिर नॉन वोटेबल हो जाएगा। इट इज द नॉन वोटेबल पार्ट ऑफ द बजट। इसके तहत फॉर एग्जाम्पल सैलरीज होती है, सैलरीज टू पब्लिक फंक्शनरीज एंड पब्लिक फंक्शनरीज में कौन कौन से ऑफिस आते हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट हो गए, then you have vice president, speaker, supreme court judges, chairman of UPSC members, CAG, etc. ठीक है। So as these public functionaries are important constitutional bodies and they are performing important works, thus the money paid to them is first taken by government from CFI, पहले गवर्नमेंट लेगी कहाँ से, CFI से, गवर्नमेंट विल टेक मनी फ्रॉम CFI एंड देन दिस मनी इज allocated every month. The salary of important public functionaries officials would be taken from the CFI of the 12 months and transferred in your bank accounts every month. So charged upon CFI means the government is placing the budget. That budget also has the salaries of these public functionaries and officials, and their salaries are non-votable by parliament. Thus, out of total budget, the government has to clearly mention how much money is charged upon CFI, as government has no power on that money. So जब बजट को पेश किया जाता है, so गवर्नमेंट को ये भी क्लियरली मेंशन करना है कि इसमें से कितना पैसा विल बी चार्ज अपॉन CFI, क्योंकि क्योंकि दैट इज द नॉन वोटेबल पार्ट, उस पर वोट पार्लियामेंट विल नॉट वोट ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग, ओके। Thus what can be discussed in parliament is टोटल बजट जो भी होगा उसमें से माइनस कर दो एक्सपेंडिचर चार्ज्ड अपॉन CFI, ओके। और जो भी बचेगा, जो भी टोटल बजट में से माइनस एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन CFI, इसको वी विल से एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम CFI
So the biggest indicator of any body's independency is the fact that their salaries, if they are charged upon CFI, then there are absolutely no power available with the parliament. Okay, so Election Commission of India money's expenditure made from the CFI. जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, जब भी वो पैसा खर्च करता है, दैट इज द एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम द CFI, बट सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन रिकमेंडेशन दैट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज द मोस्ट इंपोर्टेंट बॉडी, दस द मनी इट स्पेंड शुड बी चार्ज अपॉन CFI. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो भी पैसा खर्च करती है, दैट इज वो एक्सपेंडिचर इज मेड फ्रॉम द CFI. सो ये इसकी इंडिपेंडेंसी को उठाता है. ओके, क्योंकि ये वोटेबल पार्ट बन जाएगा पार्लियामेंट के अंदर, एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम द CFI. लेकिन अगर कुछ कोई पैसा है दैट इज चार्ज अपॉन CFI, दैट इज नॉन वोटेबल पार्ट ऑफ द बजट, उस पर वोट होगी. ठीक है. सो आर्टिकल 112 क्लोज 2 सब क्लोज ए बी हमें ये कहता है कि गवर्नमेंट जब भी बजट पेश करती है उसमें उनको क्लियरली मेंशन करना है कि कितना पैसा इज चार्ज अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड हाउ मच एक्सपेंडिचर इज मेड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. ठीक है. सो इसके बारे में उनको क्लियरली बताना है. सो वी हैव सीन आर्टिकल 112 विच डील्स विद द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. सो बजट टर्म कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है. द थिंग विच इज मेंशन्ड इज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. कॉन्स्टिट्यूशन इसी बारे में बात करता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के. सो बजट का जो एक आर्टिकल है, आर्टिकल 112 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसको हमने डिस्कस किया. आर्टिकल 112 क्लोज 1 देखा, आर्टिकल 112 क्लोज 2 देखा, आर्टिकल 112 क्लोज 2 सब क्लोज ए देखा, आर्टिकल 112 क्लोज 2 सब क्लोज बी देखा. ठीक. इसमें ये बताया गया है कि गवर्नमेंट को क्या क्या चीज़ें स्पेसिफिकली मेंशन करनी है जब वो बजट को सामने रखते हैं. ठीक. सो इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही. इन द अपकमिंग लेक्चर्स आई विल बी एक्सप्लेनिंग कंप्लीट डिटेल्स ऑफ द बजट, अदरवाइज बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी.